तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर। आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा भी चैनल है कंसेप्ट विद अर्जुन के नाम से। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है। ना केवल गणित का बल्कि हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और हिंदी का थ्योरी क्लास हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेकर आने वाले हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब वीडियो हम लोग लेकर आएंगे तो वीडियो आप तक बहुत ही ईजी वे में पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। तो तीसरा अनुपातिक का मतलब है तृतीय मध्य अनुपात। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तीसरा वाला अगर पूछता है, फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर 9 जो है वो ए का काम करेगा और जो 12 है वो बी का काम करेगा। तो बी स्क्वायर का मतलब होता है 12 का 2 बार आपस में गुणा और भागे कर देंगे 9। तो इसको काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ये है कि इसका जो तृतीय अनुपात आएगा वो 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो धन कितना लिया था 32,000, कितने प्रतिशत पर 9 पर, और आपका कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो डबल जीरो काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 जीरो हम जीरो, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28 और गुणे कर दीजिए 3, 3 जीरो हम जीरो, 3 आठे 24, 3 आठे 24 और 2 26 और 3 त्रिक का 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब ये है कि 3 साल बाद अगर उसको ब्याज देखा जाए तो 11,610 रुपया मिलेगा। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं इसी धन का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो आपका मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 32,000। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस आर कितना है, कहोगे 10/100 के पावर 3 और -1 कर दोगे। तो कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 32,000। और यहाँ पर अगर हम इसको काट दें एक जीरो से एक जीरो, 10 एक कम 10 और 1 11, 11 का 3 बार गुणा कराएंगे 13 31 आएगा। और यहाँ पर 1,000 का 1 में गुणा करा देंगे तो 1,000 आ जाएगा। तो 1331 में से अगर हम 1,000 घटाएं तो बचेगा 331 बटा कितना हो जाएगा 1,000। ट्रिपल जीरो काट दीजिए। अब आपको गुणा किस में करवाना है, आपको गुणा करवाना है 331 में 32 का। तो 2 यहाँ पर 6 और 6, यहाँ 3, यहाँ 9 और यहाँ 9। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 6 3 9, 9 6 15 और 9 अब 1 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आया 10,592। ठीक है, तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 3 साल के लिए, क्योंकि कह रहा है ना तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे समझिए कि ब्याज में कितने का अंतर है। तो आप कहोगे कि 11 6 40 इसमें प्राप्त करता है, 10 5 यहाँ 92 इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो मे भी ना आए। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इरेजर लेकर इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि उसके धन में कितनी वृद्धि हुई है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर 32,000 लिया था और कितना ब्याज पाया। तो आप कहोगे कि 32,000 और जो ब्याज पाया है 11,640 उसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 0 4 6 और यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब वो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पाया है वो कितने पर पाया है, तो कह रहा है उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कहिए कि अब तीसरे साल के अंत तक इसका ब्याज कितना होगा। तो आप कहोगे 32,000 पहले था, 10,000 इधर मिल गया, तो 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें
तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो 43,640 में से 42,500 मतलब कि 92 को घटा देना चाहिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो गुणा करवाए थे, 3 जीरो हम जीरो, 3 8 24, 3 8 24, 24 और 2 26, अब 3 दूना 6, 6 2 8 होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख दिए थे। तो जब 8 यहाँ पर करोगे आप तो ये हो जाएगा 40 के, ठीक है। तो अब ये जो 40 वाला आया है उसको 42 में से घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 40,640, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 5, 15 में 6 गया 9 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कुल मिला जुलाकर आपका कितना आया, 1952। तो ऑप्शन नंबर बी में 1952 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था गुणा कराने में, बाकी सब सही था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है। अब समझिए, 5 से काटिए और 9 से काटिए, तो आप देख रहे हो 5 40, 9 72, ये तो है। 5 से काटेंगे 16 25 80, और यहाँ पर काटेंगे देखिए, 5 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 9 144, ये भी सही है। 5 से काटेंगे तो 5 25 25, 9 25 45, ये भी सही है। तो कौन सा आपका मतलब कि बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बराबर नहीं है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान समझिए। लिखा है, यदि 0.41 यहाँ पर बार लिखा था का साधारण भिन्न इतना यन बार के द्वारा दी जाती है, तो यन का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर जैसे बार वाला प्रश्न है, इस तरीके से दोनों संख्या पर बार लगाए, तो इसको अगर हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर 41। उसके बाद नियम ये होता है कि जितनी संख्या पर बार लगा होता है आप उतना ही 9 लिखिए। यानी यहाँ पे 9 9 जो लिखा है वो ये पूछ रहा है आपसे कि आप कितनी बार 9 लिखोगे, यानी n बार लिखोगे तो कितनी बार। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 2 ठो 9 लिखेंगे, यानी कितनी, आप कितने 9 लिख रहे हो, 2। तो ऑप्शन नंबर बी में मतलब ए में दिया है 2 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये जो 41/9 आप लिख रहे हो ये कितनी बार लिखोगे, चूंकि देखिए दो संख्या पर बार लगा था इसलिए 2 बार 9 लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, यानी 5% जनसंख्या एक कस्बे की किसी महामारी में मर जाती है और बची जनसंख्या में से 8% लोग घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी जो बची हुई है वो आपका कितना है, 88 आपका, यहाँ पर 88,274। तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या बताइए। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि शुरुआत में कुल जनसंख्या कितनी थी। तो मान लेंगे शुरुआत में जनसंख्या यन थी, यन का 5% महामारी में मर गया तो कितना बचा, 95। तो 95/100। अब ये जो बचा है इसमें से 8% लोग भाग गए, तो 8% लोग भाग गए तो कितने प्रतिशत बचे, 92%। और कुल मिला जुलाकर बचा 88,274। अब यहाँ पर अगर हम काटें इसको 19 से, ठीक है, 19 से अगर हम इसको काट दें तो कितना आएगा, आप कहोगे कि 19 से काटेंगे तो 19 चौक 76 हो जाएगा। इस तरीके से काटेंगे तो 19 चौक कितना हो गया, ऊपर लिख देते हैं 76। तो कितना बचा, तो आप कहोगे यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। अब आप जानते हो 19 छक्का 114 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे 7। अब जानते हो 19 चौक 76 और 19 बचे 95, तो 4 बार ले जाओगे तो 76 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 1 4, और आप जानते हो 19 छक्का 114, यानी इस तरीके से काटोगे और यहाँ पर 19 बचे 95, तो 5 से अगर काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो इधर बचा यन गुणे यहाँ पर 92/20 × 100, और इधर हो गया आपका 46 46। तो आप जानते हो 23 चौका 92 होता है, और 23 दूना 46, 0 23 दूना 46। अब यहाँ पर 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो यन बराबर अगर हम देखें तो हमको गुणा करवाना पड़ेगा 202 गुणे 5 × 100 का। यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर कितना आया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,01,000 अभी जनसंख्या थी, जो कि घटकर कितना हो गया 88,274। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 1,01,000 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है कि एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां थी, लड़कियों की संख्या में नहीं पता। एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 12 जबकि लड़कियों के 14 थे। यदि कुल औसत अंक 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर
मान लेते हैं कि 18 लड़के थे और लड़कियां यक्स थी। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कुल छात्र हो जाएंगे जिनका औसत दिया था 13.1। तो कुल छात्रों का योग निकाल लिए। अब लड़कों का जो औसत था वो था 12, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 18 गुणे 12 प्लस लड़कियों की संख्या यक्स माने थे, इनका योग हो जाएगा यक्स गुणे 14। अब क्या करना है, 13 का गुणा करवा देना है, मतलब 13.1 का। तो 18 एक कम 18, 18 तिरिक 54 और 1 55, 18 एक कम 18 5 23 प्लस कितना हो जाएगा, 13.1 हो जाएगा यहाँ पर यक्स बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना 36, 18 एक कम 18 और 3 कितना हो गया 21, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 यक्स। अब देखिए 13.1 को 14 में से घटा दीजिए और यहाँ पर आप 216 को 235.8 में घटाइए तो बचेगा 8, 15 में 6 गया 9 बच गया और यहाँ पर बचेगा 1, यानी ये हो गया 19.8। और यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे 0.9 यक्स। तो दशमलव से दशमलव खत्म, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 22। ये लड़कियों की संख्या है, जबकि हमसे क्या पूछ रहा था, कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18 लड़के हैं और 22 लड़कियां हैं, तो कुल मिला जुला कर हो जाएंगे 40 छात्र, ठीक है। यानी जिसमें से 18 लड़के और 22 लड़कियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40 और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, लिखा है दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसे अधिकतम अंक 450 थे। उसे अंक प्राप्त कितने हुए, यानी 450 में से वो 58% प्राप्त करती है तो कितना उसको मिला। तो आप कहोगे कि एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 45 का डायरेक्ट गुणा करवाइए 58 में, ठीक है। यहाँ पर 45 का डायरेक्ट हम लोग गुणा करवा रहे हैं 58 में, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 8 × 4 = 32, 32 और 4 = 36 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 और 20 और 2 = 22, 0 6 5 11, यहाँ पर 2। तो एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा, तो कुल मिला जुला कर आया 261, यानी उसको कितने अंक मिले, 261 मिले। ऑप्शन नंबर डी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि एक यात्री अपने यात्रा की कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल तय करता है और शेष का 1/3 भाग बस से तय करता है। उसकी यात्रा के शेष बचे दूरी का भिन्न में मान बताइए। तो मान लेते हैं कि वो कुल एक यात्रा करता है। एक यात्रा में जो पैदल यात्रा करता है, पैदल वो कितना करता है, 1 का 2/5, ठीक है। यानी 2/5 भाग वो क्या करता है, पैदल यात्रा करता है। तो शेष कितना बचा, तो आप कहोगे शेष बचा है 3/5। अब 3/5 का वो 1/3 यानी कितना, 1/5 भाग, 1/5 भाग वो बस द्वारा तय करता है। तो शेष कितना बचा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 3/5 पहले था जिसमें से 1/5 वो तय कर चुका है। तो अभी कितना बचा, 2/5 भाग उसको तय करना बाकी है। तो कह रहा है उसकी यात्रा के शेष बचे दूरी का भिन्न में मान क्या होगा। तो शेष कितना दूरी बचा है, 2/5, और 2/5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है। लिखा है यदि 10 सेक स्क्वायर यक्स माइनस 9 टेन स्क्वायर यक्स बराबर 13 है, जबकि जो यक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, मतलब ये न्यून कोण होना चाहिए। तो यक्स की वैल्यू बताइए, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 और जो सेक स्क्वायर इसका फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर यक्स, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9 tan स्क्वायर यक्स बराबर 13 के। तो 10 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10 tan स्क्वायर यक्स माइनस 9 tan स्क्वायर यक्स बराबर कितना के 13 के। तो 10 tan स्क्वायर में से 9 tan स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा केवल tan स्क्वायर यक्स। और यहाँ पर 13 में से अगर इस 10 को घटा दे तो बचेगा 3। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो tan x बराबर हो गया √3। और अंडर रूट में tan के पदों में किसका मान होता है, आप कहोगे tan 60 अंश का। tan से tan खत्म कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया आपका 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 60 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने आखिरी सवाल को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए बी और सी एक कार्य 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
बी और सी उसी कार्य को एक साथ 162 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पर समझिए कि ए, बी और सी की एक दिन का काम देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/81 भाग। ठीक है। अगर हम देखें ए और बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो ए और बी अगर एक दिन का काम देखा जाए तो 1 बटा ये हो जाएगा आपका 97.2 भाग। ठीक है। उसके बाद देखा जाए बी और सी को, तो बी और सी के एक दिन का काम देखा जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 162। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे बी का पूछ रहा है, यानी अगर हमको ए और सी का पता हो, ठीक है, तो ए और सी का अगर पता हो तो हम लोग यहाँ पर ए और सी का मान रख दें और बी का मान क्या कर दें, निकाल दें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने से मतलब ये है, या इवन कहिए कि घटा दें, क्योंकि यहाँ पर पहले ए और सी का मान पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले जोड़ना ही पड़ेगा, मतलब जोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। अब देखिए जो प्लस बी है ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/97.2 प्लस यहाँ पर 1/162। अगर हम इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखें तो ये है 1/81। इस तरफ लाएंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर घटा ही देते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा 81। अब जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है केवल और केवल b का। तो जब हम लोग इसका लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये जो 97.2 लिखा है, 81 एकम 81 होता है, और 81 दूना, यानी इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को, 1/81 गुणे 81 एकम 81 और 81 दूना कितना हो जाएगा आपका, मतलब कि 162। तो यहाँ पर हो गया आपका 81 गुणे 1.2, और प्लस कितना हो जाएगा अगर यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 81 गुणे 2, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये खुद 1/81 है, तो हम लोग 1/81 कामन ले लेते हैं। तो 1/81 कामन लेंगे तो ये जो बचे है मतलब 1/1.2, इसका मतलब होता है 5/6, डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6। तो 5 3 8, 8 में से 2 मतलब 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 तिहाई 6, यानी कुल मिला जुलाकर 1/81 गुणे 1/3 आ जाएगा। तो 3 से गुणा करा देंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, कितना आ गया आपका 243। इसका मतलब ये है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 243 दिन में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 10 प्रश्न करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरा दूसरा वाला जो चैनल है जिस पर एसएससी जीडी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगातार कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं तो उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।